निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 7 साइंस यानी विज्ञान का लेसन नंबर 7 मौसम जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले लेसन नंबर 6 तक के वीडियोस बन चुके हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 के। अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, वहां पे उसका लिंक मिल जाएगा। उन सारे वीडियोस को जरूर देखिएगा अगर सीटेट पेपर 2 गणित एवं विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। पाठ का नाम है मौसम जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। यहां दो शब्द आए हैं स्टार्टिंग में, देखिए दो शब्द है मौसम जलवायु। क्या दोनों एक ही हैं? अगर आप सोच रहे हैं दोनों एक ही शब्द है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दोनों अलग अलग है। मौसम अलग है, जलवायु अलग है, दोनों का मतलब भी अलग निकलता है। मौसम 24 घंटे का अपडेट बताया जाता है। जैसे पूछा जाता है कि आज का मौसम कैसा है, कल का मौसम कैसा होगा, तो वो न्यूज़पेपर में देखते हैं और जान लेते हैं कि मौसम कैसा होगा। मौसम का अपडेट अधिकतर न्यूज़पेपर में देखा होगा आपने। नहीं, जलवायु वहां शब्द इस्तेमाल नहीं होता है। जलवायु इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे मैं आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि उस क्षेत्र का या उस स्थान का जलवायु कैसा है, तो आप बताते हैं ठंडा है, गर्म जलवायु है, जैसा भी हो उस तरह का अपडेट आप बताते हैं। तो इस वीडियो में, इस लेसन में हम यही जानेंगे मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि उसके अनुरूप यानी गर्म होगा, ठंडा होगा, मान लीजिए जैसा भी जलवायु हो, तो किसी विशेष स्थान पे विशेष जलवायु होगा, उस जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन यानी वहां के जो भी जंतु रहते हैं वो कैसे अनुकूलन करते हैं। साथ में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, उसमें कौन कौन सा गुण पाया जाता है ताकि उस जलवायु में वो रह सके, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके साथ ही मैं बता दूं कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के संदर्भ से, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। पहला टॉपिक तो जानते ही हैं, पाठ के नाम से होता है। तो पाठ के नाम से यानी मौसम पहला शब्द हमने इस्तेमाल किया है। इस टॉपिक में देखते हैं क्या कुछ लिखा गया है। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। शब्द इस्तेमाल हुआ है एनसीईआरटी बुक में, परिघटना। तो याद रखिएगा, मौसम एक अत्यंत जटिल क्या है? परिघटना है। किस तरह का परिघटना है? कोई जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी क्षण भर में, यानी अभी कुछ और मौसम था, अभी कुछ और हो जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एक परिघटना याद रखिएगा, जटिल परिघटना है। और इसके बाद अगला जो शब्द लिखा गया, ये क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। तो ये तो आप जानते ही, मौसम क्षण भर में का परिवर्तित हो ही सकता है। अभी वर्षा जैसा मौसम नहीं हुआ है, थोड़ी देर में बारिश जैसे बादल घिर जाएगा, वर्षा जैसा मौसम हो जाएगा। कोई याद करने की जरूरत है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा गया। किसी स्थान पर आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति है, यानी डेली वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति जो होता है उस स्थान का मौसम कहलाती है। यानी जो भी प्रतिदिन वायुमंडल में चेंजिंग हो रहा है उस स्थान का वो क्या कहलाएंगे? मौसम कहलाती है। मौसम के घटक कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट भी करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा। सीटेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आता है तापमान। क्या आता है? तापमान। दूसरा आता है आर्द्रता और अन्य कारक, तीनों होते हैं। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक होते हैं। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। यानी मौसम देखा जाए तो सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सूर्य जो है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ये हो जाएगा उत्तर आपका सूर्य। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। ये तो आप निश्चित ही जानते होंगे कि वर्ष भर यानी पूरा वर्ष में सूर्योदय और सूर्यास्त का जो समय होता है वो चेंज होते रहता है। अब जाड़े के समय कुछ और समय में देखते हैं, गर्मी के समय कुछ और देखते हैं। तो ये सूर्योदय और सूर्यास्त हमेशा चेंज होते रहता है। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। पहले में देखिएगा तो मौसम क्या होता है उसके बारे में याद कर लीजिए। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है इसे याद करके रखिएगा। इसके बाद है मौसम की रिपोर्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 घंटों के ताप, आर्द्रता और वर्षा, यदि वर्षा हुई हो, के बारे में जानकारी होती है तथा मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान
भी प्रकाशित किया जाता है। आपने देखा होगा अगले दिन मौसम के बारे में क्या कुछ होने वाला है, इसके बारे में भी प्रकाशित किया जाता है। आजकल तो ऐप आ गया है, उसमें तो बहुत तेजी से अपडेट किया जाता है, उसमें सप्ताह भर में बता दिया जाता है कि इतने तारीख को बारिश होने वाला है। इस बार इतना एक्यूरेट बताया जाता है इंडिया में, मैंने करंट में चेक भी किया है, जिस दिन बताया जाता है उस दिन बारिश होता भी है, तो प्रकाशित किया जाता है। यह भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है? भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग, याद रखिएगा क्या क्या है इसमें, ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है। इस पे क्या करता है? आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। यानी जो भी ताप और पवन वेग है उसके आधार पे ये आंकड़े एकत्रित करता है, फिर उसके आधार पे पूर्वानुमान लगाता है कि बारिश होने वाला है। तो ये हो गया मौसम का रिपोर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्षा मापी, नाम से स्पष्ट है, जो वर्षा को मापता हो उसे क्या कहते हैं? वर्षा मापी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया है। वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है इसको भी, वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है। यह मूल रूप से क्या होता है? एक मापक सिलेंडर होता है जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। उसमें क्या होता है? एक कीप लगा रहता है जो वर्षा जल को एकत्रित करता है। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है। वर्षा की रिपोर्ट प्रतिदिन नहीं लिखी जाती है। क्यों नहीं लिखी जाती होगी? इसलिए क्योंकि प्रत्येक दिन वर्षा तो होता नहीं है, क्योंकि प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है। यदि आंकड़े उपलब्ध न हो तो वर्षा के स्थान को रिक्त छोड़ देते हैं। अगर आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं तो क्या करते हैं? वर्षा के स्थान को हम रिक्त छोड़ देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है अधिकतम न्यूनतम ताप मापी। अब मौसम के तापमान को जो मापते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधिकतम न्यूनतम ताप मापी। नाम याद रखिएगा, अधिकतम न्यूनतम ताप मापी। देखिए इसमें क्या कुछ लिखा गया है। मौसम के तापमान को अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है? तो अधिकतम न्यूनतम तापमापी द्वारा। अधिकतम न्यूनतम तापमापी से अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिक और किस समय न्यूनतम होता है। इसका काम ही होता है रिकॉर्ड वगैरह रखना। तो इसमें होता है कि नाम से ही स्पष्ट अधिकतम तापमान पता करना होगा तो इससे पता कर लेंगे, न्यूनतम तापमान पता करना होगा तो इससे पता कर लेंगे कि इस समय अधिकतम तापमान था, किस समय न्यूनतम तापमान था। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के बाद होता है। दोपहर के बाद देखा जाता है कि दिन का जो अधिकतम तापमान होता है वो पाया जाता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः भोर में होता है। याद रखिएगा प्रातः भोर में ही इसमें लिखा गया एनसीईआरटी बुक में कि न्यूनतम तापमान सामान्यतः कब होता है, तो वहां आपको टिक करना होगा या गोला ओमर सीट में रंगना होगा किसको को भोर में होता है। सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है। सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप देखे भी होंगे सर्दी में शाम जल्दी हो जाता है, यानी अंधेरा जल्दी हो जाता है। क्यों हो जाता है? अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। ये क्लास 8 या आगे के कक्षाओं में पढ़ना है, इसमें कुछ दिया नहीं गया है। चलिए इसमें एक और इंपॉर्टेंट दिया गया है कि जो भी मौसम में परिवर्तन होते हैं किसके कारण से होते हैं, किस तरह होते हैं, इस सब के बारे में चलिए उसे भी देख लेते हैं। मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? तो सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। सूर्य जो है अत्यधिक उच्च ताप पर, शब्द याद रखिएगा, उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला है। गर्म गैसों का क्या है? एक विशाल गोला है। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। यानी समस्त ऊष्मा और प्रकाश हमारे पास पहुंचते हैं इतना दूर होने के बावजूद। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इसलिए कहते हैं हम लोग कि सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। जो क्या करता है? मौसम में परिवर्तन लाता है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तन की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है।
ये भी नोट कर लीजिए। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप होते हैं तो आपने यह अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न है। यानी रेगिस्तान का मौसम आपने देखा होगा कुछ और होगा, पहाड़ी क्षेत्र का मौसम देखा होगा कुछ और होगा, समुद्र के किनारे आप मौसम होंगे तो वहां का मौसम कुछ और होगा। तो ये किस कारण से होता है? को पृथ्वी का थल क्षेत्र, समुद्र और वायुमंडल द्वारा अवशोषित या परिवर्तित की जाने वाली ऊर्जा के कारण होता है। इससे संबंधित आप अपडेट भी लेसन 2-3 में जाने होंगे, यानी पढ़े भी होंगे आपने कि किस तरह का परिवर्तन किस समय कैसा होता है। समुद्री क्षेत्र के बारे में आपने देखा भी होगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं जलवायु के बारे में। जलवायु, मौसम के बारे में समझ गए, अब जलवायु के बारे में समझते हैं। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, एक लंबा अवधि हमने बताया भी था कि लंबा अवधि, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। उस स्थान की क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, किसी स्थान का अधिकांश समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु क्या है? गर्म है। हम देखते हैं कि अधिकांश समय देखते हैं कि अरे वहां का जलवायु हमेशा गर्म रहता है, कि उस स्थान को क्या कहेंगे? उसका जलवायु कैसा है? वो गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। गर्म और क्या है? आर्द्र है। अगर हमेशा आप महसूस करते हैं कि तापमान वहां का ज्यादा है, ये पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा हम आपको बताएंगे सीटेट में। अगर हम देखते हैं कि अधिकांश समय उच्च रहता है वहां का जलवायु, तापमान उसका, यानी कहीं का देखते हैं कि तापमान अधिकांश समय क्या है? उच्च है। इसके अतिरिक्त देखते हैं कि वहां भारी वर्षा भी होती है तो उस स्थान का जलवायु किस तरह का होगा? गर्म और आर्द्र है। अब यहां पूछा कैसे जाएगा? ये लाइन दे देगा सामान्यतः किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु डैश डैश होती है। तो कैसी होगी? तो वहां पे आपको टिक करना होगा किसको? गर्म और आर्द्र होती है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, इस तरीके से नहीं पूछा गया, डैश डैश करके नहीं पूछा गया, लेकिन पूरा क्वेश्चन यही था और नीचे में ऑप्शन था चारों में, उसमें आपको टिक करना था। क्या टिक करेंगे? गर्म और आर्द्र। तो इसे नोट कर लीजिएगा, इसी तरीके से सीटेट में पूछा जाता है प्रश्न। और भी मतलब जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनसीईआरटी का निचोड़ से ही प्रश्न पूछे जाते हैं या केवीएस वगैरह में। तो ये याद रखिएगा, गर्म और आर्द्र है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है केरल, जम्मू और कश्मीर की जलवायु। ये तुलना किया गया है जम्मू कश्मीर की जलवायु से केरल का। तो केरल जम्मू और कश्मीर की तुलना में बहुत गर्म और आर्द्र है। क्या है? बहुत गर्म है और आर्द्र है, जिसमें वर्ष के कुछ भाग में मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। वर्ष के कुछ भाग में क्या होता है कि मध्यम गर्म और मध्यम आर्द्र जलवायु होती है। इसके बाद हम पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी क्षेत्रों जैसे राजस्थान के लिए वर्ष के अधिकांश समय औसत तापमान को उच्च दिखाते हैं। औसत तापमान को क्या दिखाते हैं? उच्च दिखाते हैं, यानी वहां गर्मी ज्यादा दिखाते हैं। लेकिन सर्दियों में जो सिर्फ कुछ माह के लिए होता है, यानी कुछ महीने के लिए होता है, तापमान काफी कम होता है। वहां तापमान काफी कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। क्षेत्र में क्या होता है? बहुत कम वर्षा होती है। मरुस्थलीय जलवायु की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। यहाँ जो भी मरुस्थल जलवायु है तो वहां जलवायु किस तरह का होगा? गर्म और शुष्क होती है। गर्म और शुष्क होती है। किन क्षेत्रों में गर्म और शुष्क होती है? तो पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु गर्म और शुष्क होती है। उसमें अगर मरुस्थलीय जलवायु के बारे में पूछा जाए तो वहां टिक करना होगा गर्म और शुष्क। ये पूछा जाएगा तो लास्ट में आपको यही टिक करना होगा गर्म और शुष्क। वहीं पे दे देगा ऑप्शन गर्म और शुष्क दे देगा, गर्म और आर्द्र दे देगा, तो उसमें क्या करना है? गर्म और शुष्क टिक करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होता है। अगला टॉपिक है वास। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। यानी जंतु जो होते हैं उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो क्या करते हैं? वास करते हैं।
अगला टॉपिक है उत्तर पूर्वी की जलवायु। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष के अधिकांश भाग में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भारत में वर्ष में अधिकांश वर्षा होती है, इसलिए हम कह सकते हैं उत्तर पूर्वी की जलवायु आर्द्र है। कैसा है? आर्द्र है। वहां बारिश होगी तो क्या कहेंगे? आर्द्र है। वहां की जलवायु क्या है? आर्द्र है। पूछा जाएगा सीटेट में प्रश्न, उत्तर पूर्वी की जलवायु कैसी होती है, तो वहां अगर ऑप्शन देगा कि वहां अधिकांश समय वर्षा होती है, वहां की जलवायु आर्द्र है, तो उसमें टिक करना होगा दोनों को कि वहां वर्षा भी होती है और वहां की जलवायु आर्द्र भी है। ये ऑप्शन दे देगा कि वहां वर्षा नहीं होती है, ऑप्शन बी दे देगा कि वहां की जलवायु आर्द्र है, तो किसको टिक करेंगे? वहां की जलवायु आर्द्र है। इसके बाद हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां की चरम जलवायु परिस्थितियां हैं। जहां की जलवायु परिस्थितियां कैसे हैं? चरम है। दोनों के बारे में अपडेट जानेंगे। सबसे पहले हम ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ध्रुवीय क्षेत्र ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र जो होते हैं ध्रुवों के समीप स्थित होते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यानी जो पृथ्वी आप देखते हैं वहां ऊपर नीचे दो ध्रुव होते हैं। दोनों ध्रुव, एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव, एक को कहते हैं हम लोग क्या? दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश, यह भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश ध्रुवीय क्षेत्र में आते हैं, तो कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में अलास्का और रूस के साइबेरिया क्षेत्र हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है। कनाडा, याद रखिए कनाडा में बहुत लोग जाते हैं ऐसे घूमने के लिए, वहां ठंडा थोड़ा प्रदेश है, तो ठंडे वाले प्रदेश को हम ध्रुवीय क्षेत्र कह सकते हैं। वहां ठंडा वगैरह ज्यादा होता है, तो अधिकतर लोग घूमने के कारण जाते हैं कनाडा। और जो भी लैंड वाले शब्द है ना, वो अधिकतर उधर ही होते हैं। तो देखिए ग्रीनलैंड, आइसलैंड और क्या फिनलैंड, अलास्का जो है, और साइबेरिया क्षेत्र के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, समझिएगा वो किधर है? ध्रुवीय क्षेत्र में है। तो साइबेरिया के बारे में आगे भी पढ़ेंगे, वहां पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्वे और क्या है? स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, ये थोड़ा नाम थोड़ा याद करना होगा, एक दो बार रट लीजिएगा, हो जाएगा। कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड तथा अमेरिका में कौन गया? अलास्का, रूस के साइबेरिया क्षेत्र। माने जो भी बर्फ शब्द से मिल रहा है ना, जैसे आइस में क्या होता है? बर्फ होता है। स्वी मतलब एक तरह से बर्फ से संबंधित समझिए। फिनलैंड, अलास्का, ओला समझ रहे हैं ना, तो ये बर्फ से संबंधित कैसे हूं करके आप याद कर लीजिए। ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है? चरम जलवायु पाई जाती है। वे क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। वे क्षेत्र क्या होते हैं? सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। ध्रुवों पर 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये, 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता है। 6 महीने तक सूर्यास्त मतलब सूर्य का अस्त नहीं होगा, सूर्य डूबेगा नहीं, और 6 महीने तक क्या होगा? सूर्य का उदय भी नहीं होगा। तो इस तरह का पाया जाता है ध्रुवीय क्षेत्र में। ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों में तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस? -37 डिग्री सेल्सियस। अब हम आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उत्तर अगर आप जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमारा जो शरीर है उसका शरीर का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है? बहुत इजी है और इससे रिलेटेड भी है। क्यों पूछा है हमने? अगर आप जानते होंगे तो ये भी बता दीजिए। तो ध्रुवीय क्षेत्र में सर्दियों में तापमान कितना होता है? समझिए कितना माइनस में जाता है? -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हमेशा सीटेड में पूछा गया प्रश्न है ये ध्रुवीय भालू के बारे में, जिसका दूसरा नाम क्या है? पोलर बियर। याद रख लीजिएगा, पोलर बियर पूछे, ध्रुवीय भालू पूछे तो ये नोट कर लीजिएगा। उसके बारे में पूछता क्या है? तो ये जितने हम दिखा रहे हैं ना, ये कोष्टक में बने हुए, ये सारे आपको याद करने होगा। किस तरह सूंघने की क्षमता है, क्या क्या इसमें क्षमता है स्पेशल पाया जाता है ध्रुवीय भालू में, वो सारी चीज लिखे गए हैं। और नहीं होगा तो यही स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और याद कर लीजिए। ध्रुवीय भालू के सारे शरीर पर सफेद बाल फर होते हैं। ध्रुवीय भालू समझिए सफेद होता है। सफेद कैसे दिखता है? कि उस पर फर होते हैं, यानी बाल होते हैं, जिसके कारण सफेद दिखता है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे क्या होती है? एक वसा की परत होती है। अब ठंडा प्रदेश में रहना का एक वसा का परत चाहिए ना, ताकि ठंडी अंदर नहीं जाए। वास्तव में
ध्रुवीय भालू का शरीर इतनी अच्छी तरह से शीतरोधी होता है कि वे धीमे धीमे चलते हैं। वो क्या करते हैं? धीमे धीमे चलते हैं, ताकि उनके शरीर का ताप आवश्यकता से अधिक ना हो। उनके शरीर का ताप क्या हो? आवश्यकता से अधिक ना हो। ये अपने शरीर को बहुत अधिक गर्म हो जाने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। इनका शरीर बहुत अधिक गर्म ना हो जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। गर्म मौसम में भौतिक क्रियाकलापों के बाद ध्रुवीय भालुओं को अपने शरीर को ठंडा करना पड़ता है। गर्म मौसम हो जाएगा तो उनको अपना शरीर को, भौतिक जो भी क्रियाकलाप होता है उसके बाद वो क्या करते हैं? शरीर को ठंडा करते हैं। अतः ध्रुवीय भालू समुद्री जल में तैरते रहते हैं। ध्रुवीय भालू क्या करते हैं? कहां तैरते हैं? समुद्री जल में तैरते हैं। समुद्री जल में कौन तैरता है? ध्रुवीय भालू तैरते हैं, याद रखिएगा। ये अच्छे तैरक होते हैं। इनके पंजे चौड़े और बड़े होते हैं। इनके पंजे जो होते हैं चौड़ा होगा और बड़ा होता है, जो न केवल अच्छी तरह से तैरने में इनकी सहायता करता है, बल्कि उन्हें बर्फ पे चलने में भी सहायक होते हैं। बर्फ पे अब चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, छेल जाते हैं, इसीलिए इनका जो पंजा होता है चौड़े और बड़े होते हैं। तो एक तो तैर सकते हैं आराम से, उसके बाद बर्फ पे भी चलने में ये सहायता करते हैं। तैरते समय वे अपने नथनों को बंद करके लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकते हैं। नथनों को बंद कर लेंगे और लंबे समय तक कहां रह सकते हैं? पानी के अंदर रह सकते हैं। इतना सारे गुण उसमें पाए जाते हैं। अब इसको हमने कहा था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, एक एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। इनके शरीर पर बालों की 2 मोटी परतें होती हैं। कितनी मोटी परतें होती है? 2 मोटी परतें। यह सर्द मौसम में इन्हें गर्म रखती है। सर्द मौसम में क्या करती है? इन्हें गर्म रखती है। इनकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। इनकी त्वचा के नीचे क्या होती है? वसा की एक परत होती है। इसका शरीर शीतरोधित होता है और इसे गर्म रखता है। जिसके कारण क्या होता है? इसका शरीर शीतरोधी होता है और इसे गर्म रखता है। इसके बाद अगला है, इसके नखर यानी नाखून मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं। मुड़े हुए होते हैं और लंबे और पैने होते हैं। इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं, या इन्हें क्या करता है? बर्फ पे चलने में सहायता करता है। इसके बाद है, इनमें सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति तीव्र होती है। ये क्या होता है? बहुत तेज सूंघते हैं। यह भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायक करती है। यह भालू को, यानी जो भी ये भालू है, इसको शिकार को ढूंढने में और पकड़ने में सहायता करते हैं। सूंघ के पता कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, सफेद बालों के कारण सफेद बर्फ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देता है। और ये सफेद है, ये जो है, और उसके बाद ये बर्फ भी कैसा होता है? सफेद होता है। उसी में ये क्या करते हैं? छुप जाते हैं, उसमें दिखाई ये आसानी से नहीं पड़ते हैं। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। इसके जो परभक्षी हैं, जो भक्षण करने वाले हैं, वो इसको आराम से नहीं देख सकते। जो इसके शिकार हैं वो भी इसे आसानी से नहीं देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, जो आपको नोट कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। 1-2 बार जरूर पूछता है, सीटेट में पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर बना के देखिए, निश्चित पूछा गया। अगला है पेंगुइन के बारे में, चलिए देखते हैं। पेंगुइन ये ध्रुवीय क्षेत्र का एक जंतु है। यह सफेद श्वेत होता है। यह सफेद श्वेत होता है। आसानी से बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। पेंगुइन जो होता है ध्रुवीय क्षेत्र का एक जंतु है और ये सफेद होता है और आसानी से क्या होता है? बर्फ की सफेद पृष्ठभूमि में मिल जाते हैं। ये आसानी से बर्फ जो होता है उसी में सफेद पृष्ठभूमि में ये मिल जाते हैं। इनके शरीर में भी स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा और अत्यधिक वर्षा होती है। इसमें भी मोटी त्वचा होगी, सर्दी से बचेगा तभी तो, और अत्यधिक इसमें वर्षा होती है। पेंगुइनों के झुंड स्वयं को गर्म रखने के लिए रहते हैं। जो पेंगुइन के झुंड है, झुंड में रहते हैं वो लोग, तो वो स्वयं को क्यों झुंड में रहते हैं? क्योंकि स्वयं को गर्म रखने के लिए रहते हैं। जब हम खचाखच भरे किसी कमरे या हॉल में होते हैं तो आप कितना गर्म महसूस करते हैं? आप भी देख सकते हैं जनरल रूप से, अगर रूम में बहुत ज्यादा लोग हो तो हम लोग गर्मी महसूस करते हैं, इसलिए वो लोग भी समूह में रहते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ही पेंगुइन भी अच्छे तैरक होते हैं। ध्रुवीय भालू की तरह ये भी क्या होते हैं? अच्छे तैरक होते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है। इनका शरीर जो होता है धारा रेखित होता है। यहाँ एक और इंपॉर्टेंट लाइन हमको याद आ रहा है, जो मछली होती है उनकी भी शरीर कैसा होता है? धारा रेखित होता है। अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मछली का जो शरीर होता है धारा रेखित होता है। ये भी पढ़ाया जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट में एक बार जरूर पूछा गया है, तो इसे भी नोट करके रखिएगा। इनके पैरों में जाल जैसा बना होता है, जिससे ये अच्छे तैरक होते हैं। इनका पैर जो होता है जाल जैसा बना होता है, जिसके कारण ये अच्छे पानी में तैर भी सकते हैं। अब आते हैं ध्रुवीय क्षेत्र में और कौन कौन से पाए जाते हैं जंतु, उसके बारे में। ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियां, प्रकार लिखा गया, अनेक प्रकार की मछलियां, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, वेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी हैं। अन्य कई प्रकार के इसमें पक्षी ये पूछा गया है। रेनडियर के बारे में पूछा गया है और उसमें
कस्तूरी मृग दे दिया गया था और लोमड़ी चाहे सील या वेल दे दिया गया था और पूछा गया था कि ये ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले जंतु इनमें से कौन है, और ये ऑप्शन दे दिया गया था जिसमें एक में बंदर वगैरह भी था। तो उसमें टिक करना था कि जो अगर पढ़े हुए हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप याद कर लिए आज की विभिन्न प्रकार की मछलियां हैं, कस्तूरी मृग ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, रेनडियर पाया जाता है, लोमड़ी सील वेल तथा अन्य प्रकार के ये पक्षी हैं वो आपके ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो निश्चित आप उसे टिक कीजिएगा, फिर OMR सेट में कलर कीजिएगा तो आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, ये सीटेट में भी पूछा गया प्रश्न है। प्रवास, अब हम प्रवास के बारे में जान लेते हैं। मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। आप जानते हैं ठंडे जल में मछली लंबे समय तक रह सकती है। वही पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। वैसे वहीं देखा जाए तो पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को क्या करना होता है, गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी यानी अनेक प्रकार के पक्षी जो होते हैं सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थान पे प्रवास के लिए चले जाते हैं, यानी गर्म स्थान पे जहां उनको गर्म स्थान लगता है उधर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वह पुनः अपने आवास पे लौट आते हैं। जैसे ही सर्दियां समाप्त होता है वह पुनः अपने आवास पे क्या होते हैं, लौट आते हैं। अर्थात अति शीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है। अति शीत से बचने के लिए पक्षियां क्या करते हैं, तो आपको उसमें ऑप्शन देखना होगा, उसमें प्रवास लिखा गया होगा, उसे आपको टिक करना होगा। साइबेरिया क्रेनो, साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर, साइबेरिया से कहां से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से पक्षी, साइबेरिया क्रेनो। साइबेरिया से कहां स्थान से, तो साइबेरिया से कहां जाते हैं, तो राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पे सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों पर भी प्रवास के लिए आ जाते हैं, ये भी नोट करके रखिएगा। अब क्या आप जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है और यहां से भी प्रश्न आते हैं, तो इसे भी याद कर लीजिए। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। कितने हजार किलोमीटर, तो 15,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं बचने के लिए। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पे उड़ान भरते हैं। कितना ऊंचाई पर, मतलब कितना ऊंचाई पे उड़ते हैं, कम ज्यादा, तो ये अधिक ऊंचाई पे उड़ते हैं, याद रखिएगा। जहां वायु, क्यों उड़ते हैं, तो जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। जहां वायु प्रवाह क्या होता है, उड़ान में सहायक होता है, हेल्प करता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न उष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं, और हमेशा यह आश्चर्यचकित कर देने वाला बात है कि वो एक ही स्थान पर वर्ष दर वर्ष आते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। यह एक रहस्य है, यह एक क्या है, रहस्य है। ऐसा लगता है, अभी शोध नहीं हुआ पूरा अच्छे तरीके से, ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है। इन पक्षियों में क्या होता है, दिशा का सहज बोध होता है। ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है, किस दिशा में उड़ना है, ये इन्हें पता होता है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भूचिन्हों जैसे लैंडमार्क का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि संभवतः अनेक जो पक्षी होते हैं दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। पक्षी जो होते हैं दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं, ऐसा भी माना जाता है। इसके बाद आगे लिखा गया, केवल पक्षी ही ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। मतलब केवल पक्षी ही नहीं है जो प्रवास करते हैं, जंतु भी हैं ऐसे। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश में मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। मौसमी रूप से वो क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। जंतु भी इसमें आते हैं, स्तनधारी जीव आते हैं, अनेक प्रकार की मछलियां भी आती है, कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ऊपर में दे देगा क्या ये केवल पक्षी ही होते हैं, तो बिल्कुल नहीं, स्तनधारी जीव भी होते हैं, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सीटेट में पूछेगा तो इसे टिक कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की।
ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र के बारे में बात कर रहे थे। अब पूछा जाएगा कि आपका जो पेंगुइन था कहाँ का था, आपका ध्रुवीय क्षेत्र का। जो बियर, जो भालू की बात कर रहे थे हम लोग, तो वो कहाँ का था, याद रखिएगा किस तरह का भालू था। अभी फिर से हम आपको दिखा देते हैं, तो उसका नाम याद रखिएगा, ध्रुवीय भालू उसका नाम भी है, या पोलर बियर। मान लीजिए ध्रुवीय शब्द नहीं लगा, ध्रुवीय शब्द से तो पहचान लीजिएगा कि ध्रुवीय क्षेत्र का है, पोलर बियर लिख दिया। तो ये 2-3 तरह के प्रश्न आते हैं सीटेट में, इसे नोट करके रखिएगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की जलवायु सामान्यतः गर्म आर्द्र जलवायु होती है। पहला इंपॉर्टेंट लाइन सीटेट में पूछा जा सकने वाला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय की क्षेत्र की जो जलवायु होती है कैसा होता है, सामान्यतः कैसा होता है। ऑप्शन में देता है गर्म आर्द्र जलवायु, और भी बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे जिसमें टिक करना होगा आपका गर्म आर्द्र जलवायु होती है। क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। क्यों होता है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। एनसीईआरटी बुक क्यों कहा जाता है, देखिए इसी के वजह से एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए कहा जाता है। ये सिविल सर्विसेज हो, केवीएस हो, सब यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। टोटल पूछ देगा कि क्यों होता है, जलवायु जो होती है कैसी होती है, ये पूछ देगा कि ऐसी होती क्यों होती है कि ये भूमध्य रेखा के आसपास स्थित होते हैं। सबसे सर्द महीने में भी तापमान सामान्यतः 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है याद करने के लिए आपके, कि जो सर्द महीना होगा उसमें भी तापमान सामान्यतः कितना होगा, 15 डिग्री सेल्सियस होता है सर्द महीने में भी। अब यहाँ पे ध्रुवीय क्षेत्रों में हमने क्या देखा था, वो अगर होगा तो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, समझिए, और यहाँ मात्र 15 डिग्री सेल्सियस तक। गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। गर्मियों में देखा जाए तो इसका तापमान कितना होता है, 40 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होते हैं। वर्ष भर में देखा जाए तो दिन रात की जो लंबाई होती है लगभग बराबर होते हैं। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता उष्ण कटिबंधीय वर्षावन है। इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपने देखा है, इंडिया में भी है। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ है। चलिए अब पढ़ते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया देश में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं, नाइजीरिया देश में पाए जाते हैं। तथा इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। यहाँ ये पाए जाते हैं, ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे स्थान जरूर याद रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन हमारे भारत में भी हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, कांगो गणतंत्र, केन्या, युगांडा और नाइजीरिया देश में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो ऐसे वन दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। कहाँ होता है, भारत के पश्चिमी घाटों और असम में पाए जाते हैं। वर्षावन पृथ्वी की सतह से लगभग 6% भाग को घेरे हुए। वर्षावन जो होता है पृथ्वी की सतह से लगभग 6% भाग को ये घेरे हुए। कितने प्रतिशत, 6%। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है, इसीलिए उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहते हैं इसको। अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। और यहाँ पे अनुकूल जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती है, जिसके कारण उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। अतः उनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। यानी भोजन और आश्रय के रहने और खाने के लिए हमेशा प्रतिस्पर्धा होती है, कि मतलब एक ही भोजन सारे लोग बेचैन नहीं खाने के लिए, क्योंकि संख्या उनकी क्या है, ज़्यादा है। अर्थात जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। अब इस प्रकार से वो अनुकूलित होते हैं कि अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है, भिन्न तरीके से रहना, भिन्न तरीके से भोजन खाना, ताकि उसमें परस्पर स्पर्धा कम से कम हो। अब देखते हैं वर्षा वन में पाए जाने वाले जंतु कौन कौन है। वर्षा वन में पाए जाने वाले जंतु बंदर, कपी यानी गुरिल्ला, शेर, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। यानी ये जो जंतु है हमारे यहाँ जो पाए
पाए जाते हैं। कपी कपी को याद कर लीजिए, कपी एप्स, गोरिल्ला याद कर लीजिए, बाकी सब तो आपके यहाँ दिखाई देते ही होंगे, हैं भी। तो ये सारे वर्षा वन में पाए जाते हैं। अब इसमें एक आता है लाल नेत्रों वाले मेढक, याद कर लीजिए लाल नेत्रों वाले मेढक। इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा होता है भोजन करने में, तो सब में कुछ ना कुछ खासियत होता है भोजन करने के लिए। तो इसमें देखते हैं क्या है। इसके पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं। इसके पैर के तलवे जो होता है चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। अब ये रहते कैसे हैं, इनके बारे में है कि इनका पैर का जो तलवा होता है, लाल नेत्रों वाले मेढक जो होते हैं उनका पैर का तलवा चिपचिपा होता है, और चिपचिपा होने के कारण उन्हें उन वृक्षों पे चढ़ने में सहायता करता है जिन पर वे रहते हैं। वृक्ष पे रहता है इसका मतलब, और ये वृक्षों पे चढ़ने के लिए इनका तलवा जो होता है पैर का वो चिपचिपा होता है। ये इंपॉर्टेंट था, नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर। न्यू वर्ल्ड मंकी बंदर याद रखिए, मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी जिसका मतलब होता है बंदर। बंदरों की लंबी पूंछ शाखाओं को पकड़ने में सहायता होती है। उसका लंबी पूंछ होता है जो शाखाओं को पकड़ लेता है। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनसे ये आसानी से शाखाओं को थामे रहते हैं। इनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जो आसानी से क्या करते हैं, शाखाओं को थामे रहते हैं, आराम से ये भोजन कर सकते हैं। एक आता है टुकुन पक्षी। टुकुन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं पर लगे फलों तक पहुंच सकते हैं जो बहुत कमजोर होती है। मान लीजिए चारों तरफ से बंदर खा लिया, लेकिन कुछ ऐसा भी स्थान होगा जहां वो नहीं पहुंच पाता होगा, एकदम पतला जगह है, तो वहां कौन पहुंचता है, टुकुन पक्षी पहुंचता है। तो टुकुन नामक पक्षी की लंबी और बड़ी चोंच होती है जिसकी सहायता से वह ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमजोर होती है और उसका भार नहीं सह सकती है। और उसका भार क्या होती है, नहीं सह सकती है। वहां पे आराम से ये चोंच से मार के वो अपना भोजन कर लेती है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय वनों के जंतुओं के गुण, क्या क्या गुण उसमें पाए जाते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतु में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा और ऐसे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर छद्मावरण करने में सहायता होती है। उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है, और उसी में मिल जाते हैं जिसके कारण, मतलब वो अपने वर्ण रंग के कारण मिल जाते हैं जिससे उसी में छिप जाते हैं। और ये किससे रक्षा करती है, तो उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। तो ये उष्णकटिबंधीय जंतुओं के गुण है, नोट कर लीजिएगा। ये पूछा जा सकता है क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, को न्यू वर्ल्ड मंकी के बारे में पूछ सकता है कि क्या क्या उसके गुण है, लाल नेत्रों वाले मेढक के बारे में पूछा जा सकता है, टुकुन पक्षी के बारे में पूछा जा सकता है। जो जो एक एक लाइन हमने बताया है वो हमेशा याद रखिएगा। अब आते हैं बिलाव परिवार पे। सब में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट खासियत होती है, उसी तरह बिलाव जो परिवार होता है उसमें क्या खासियत है। बिलाव परिवार के जंतु जैसे आपका क्या क्या आता है, शेर और चीता में मोटी खाल होती है। क्या होती है, मोटी खाल होती है, तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। उनके सुनने की शक्ति जो होती है वो बहुत ही संवेदनशील होती है। तो ये बिलाव परिवार में कौन कौन से आते हैं, शेर चीता वगैरह आते हैं। इनकी मोटी खाल होती है और सुनने की शक्ति जो होती है बहुत ही संवेदनशील होती है। अब बात करते हैं लॉयन टेल्ड लंगूर के बारे में। लॉयन टेल्ड लंगूर जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं, उसका लंबा दाढ़ी होता है उजला कलर का, मतलब पिक्चर में दिया हुआ था इसमें, तो चारों तरफ दाढ़ी है। जिससे सारे लोग दाढ़ी नहीं होता, लंबा लंबा दाढ़ी, उसी तरह इसका भी दाढ़ी होता है जिसे दाढ़ी वाला एप भी कहते हैं। पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता सफेद श्वेत आयल है जो सिर के चारों ओर गालों और चुंबक थोड़ी पर रहती है। यानी चारों तरफ इसका पूरे शरीर नहीं, पूरे मुंह की तरफ रहता है, थोड़ी वगैरह चारों तरफ रहता है, सिर के चारों ओर गालों और चुंबकी। यानी अगर देखा जाए तो इसका हम छोटा सा एक पिक्चर बनाने की कोशिश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया ना उसका मुंह, तो ये चारों तरफ ऐसे छाया हुआ रहेगा इसका। तो चारों ओर गालों और चिबुक थोड़ी पर रहती है। ये वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है और अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। कहाँ ये व्यतीत करता है, वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। यह मुख्यतः फल खाता है। ये क्या खाता है, मुख्यतः फल खाता है। बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। ये इसके अतिरिक्त बीज खाता है, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लॉयन टेल्ड लंगूर
वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। अब कीटों की तलाश में भी रहता है। चूंकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं, अतः वे भूमि पर यदाकदा ही आते हैं। और ये भूमि पर क्या होते हैं? यदाकदा ही कभी दिखाई देंगे नहीं, हमेशा कहाँ रहते हैं? वृक्षों पर रहते हैं। और पूछा जा सकने वाला इसका विशेषता पूछ देगा, क्या क्या विशेषता है। इसका दूसरा नाम पूछ देगा, इसे कौन से नाम से जानते हैं? कुछ दाढ़ी वाले एप्स के नाम से जानते हैं। ये भी पूछ देगा कि ये वर्षा वनों में पाया जाता है, इसका मुख्य विशेषता सफ़ेद दाढ़ी है, ये है वो है, तो इसका किस नाम, इसका क्या नाम है, ये पूछ देगा। तो वहाँ पे आपको बताना होगा लॉयन टेल्ड लंगूर। अब बढ़ते हैं अगला और आखिरी टॉपिक, हाथी के बारे में। हाथी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। लंबी सूंड यानी नाक से इनकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दांत, जिन्हें रद कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। ये वास्तव में रूपांतरित क्या होते हैं? दांत ही होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। ये आसानी से क्या करते हैं? छील लेते हैं। किसका? वृक्षों के छाल। किसकी सहायता से? जो इनका बाहर जो दांत रूपांतरित दंत होता है उससे। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपने भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायता करते हैं। लंबे बड़े कान होते हैं, ध्वनि बहुत हल्की भी ध्वनि होगी तो आसानी से ये सुन लेते हैं। वर्षा वनों को गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उनके कान सहायक होते हैं। उनको ठंडा रखने में भी कौन सहायता करते हैं? तो हाथी का कान। ये भी नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया हाथी के बारे में। अब क्या आप जानते हैं उसके बारे में है। वर्षा वन पृथ्वी की सतह के लगभग 6% भाग को घेरे रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा वन पृथ्वी की कितनी सतह को घेरे रखते हैं? 6%। फिर भी इन्हें पृथ्वी के आधे से अधिक जंतु, पादपों और लगभग 2/3 पुष्पीय पादपों की किस्में पाई जाती है। हालांकि इस क्षेत्र के जीवों के बारे में हमें अभी भी पूर्ण जानकारी है। अभी तक इनको मतलब हम सभी को पूर्ण जानकारी नहीं है। इस क्षेत्र में कौन कौन से जीव हैं, क्या क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी हम लोगों को नहीं है। इसके बाद आते हैं प्रश्न उत्तर पे। ये सामने आपका प्रश्न रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? जलवायु कहलाता है। क्या कहलाता है आप ही जानते हैं। किसी स्थान पे बहुत कम वर्षा होती है और उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु डैश डैश और डैश डैश होगी। हमने बताया था ना इस तरह के प्रश्न रहते, वही पूछा गया प्रश्न है। चरम जलवायु परिस्थितियों वाले पृथ्वी की 2 क्षेत्र अभी बताया हमने, ध्रुवीय क्षेत्र और कौन होते हैं लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। और जलवायु के प्रकार बताइए, यहाँ के जलवायु किस प्रकार का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ऊपर हमने पढ़ाया है। राजस्थान, केरल, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, ये सारा हमने पढ़ाया है। फिर से अगर नहीं याद आ रहा है तो फिर से इस वीडियो को शुरू से देखिए, एक कॉपी उठाइए और उसमें नोट करते जाइए। ठीक है, नोट कर लीजिएगा और फिर इस सबका प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये विशेषताएं कुछ दी गई है और इसके आधार पे आपको बताना है। तो ये प्रश्न पढ़ लीजिए और आपको बताना है कि क्या इसका हो सकता है। दोनों तरफ कौन कौन हो सकते हैं, ध्रुवीय क्षेत्र में और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और यहाँ पे है सही विकल्प चुनना है। कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है, अपने शिकार को पकड़ते हुए बहुत तेजी से भागता है और इसके पाए जाने वाले की संभावना है। तो ये ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। को ये तो आप आराम से बता सकते हैं। हमने ध्रुवीय क्षेत्र में बताया था भालू के बारे में, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे चलता है। तो याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इधर उधर क्वेश्चन करके पूछ देगा। इसके बाद है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं, तो ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न बनाया गया है। अगला है आपका, निम्न में कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा वर्णन करता है उस कटिबंधीय क्षेत्र को। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अगर ये अच्छे तरीके से इस वीडियो को आपने देखा होगा तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं एक नए नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।